हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। आज के सेशन में हम जीव विज्ञान के परिचय को कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, जीव विज्ञान का अंग्रेजी शब्द है बायोलॉजी, जिसका सबसे पहले नामकरण जो है वो लैमार्क एवं ट्रेवेरिनस ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाएं हैं, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान की जनक अरस्तु को कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अरस्तु द्वारा एक पुस्तक लिखा गया हिस्टोरिया एनिमलिया, जिसमें उनके अध्ययनों का वर्णन किया गया है, तथा थियोफ्रेस्टस का एक पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें उनके अध्ययनों का वर्णन किया गया है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जीवों का लक्षण क्या है, जीवों की पहचान क्या है। जिसमें पहला लक्षण है कोशिकीय संगठन, अर्थात जो भी सजीव रहेंगे, जो भी जीव रहेंगे वह कोशिका के बने होंगे, अर्थात सभी जीव कोशिकीय संगठन के बने होते हैं। कोशिकीय संगठन के आधार पर देखें तो जीव के दो वर्गों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। अर्थात कोशिका जो है वह जीवन की मौलिक इकाई माना गया है। एक कोशिकीय जीव में देखें तो एक कोशिकीय जीव हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, अमीबा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया एवं यीस्ट। ये सब जो है वह एक कोशिकीय जीव है जिसे सूक्ष्मजीव के अंदर रखा गया है। और दूसरी तरफ बहुकोशिकीय जीव जैसे पादप, जंतु एवं कवक, ये सब जो है बहुकोशिकीय जीव है, अर्थात इनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अगला जीवों के लक्षण जो है वो वृद्धि, ग्रोथ है, अर्थात सभी प्रकार के जीवों में वृद्धि स्पष्ट देखी जा सकती है। यानी जो सजीव होंगे उनमें वृद्धि जो है स्पष्ट देखी जा सकती है, जो सजीव होंगे उनमें वृद्धि निश्चित है। अर्थात वृद्धि का मतलब उनके द्रव्यमान एवं उनके आकार का बढ़ना, यानी सजीवों के द्रव्यमान एवं उनके आकार में वृद्धि होना ही वृद्धि का सूचक है। लेकिन वृद्धि को सजीवों का परिभाषित गुण नहीं कहा जा सकता, अर्थात सिर्फ वृद्धि के आधार पर किसी को सजीव नहीं कहा जा सकता। जैसे अगर हम बात करें हिमालय की ऊंचाई की, तो हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि होती है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ता है, तो क्या हम इस आधार पर हिमालय को सजीव कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह इसका संगठन जो है वो कोशिकीय संगठन नहीं है, यह कोशिका का बना हुआ नहीं है। तो सिर्फ वृद्धि मात्र से हम किसी को सजीव भी नहीं कह सकते हैं, इसीलिए वृद्धि को हम परिभाषित गुण भी नहीं मान सकते। अगला है लक्षण प्रजनन, यानी प्रजनन वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे संरचना को उत्पन्न करता है, वह प्रजनन कहलाता है। अर्थात प्रजनन वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव जो है अपने जैसे संतानों को या अपने जैसे संरचनाओं को उत्पन्न करता है। सामान्यतः सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। यानी कोई भी जीव प्रजनन की प्रक्रिया क्यों करते हैं? तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने वंश को बनाए रखने के लिए, अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए। लेकिन कुछ जीव जैसे म्यूल, खच्चर, इनमें प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होता है, अर्थात ये अपने जैसे संरचनाओं को जन्म नहीं देता। जैसे मादा मधुमक्खियाँ एवं बांझ मनुष्य के जोड़े जो है ये अपने जैसे संतानों को उत्पन्न नहीं करते, अपने जैसे संरचनाओं को उत्पन्न नहीं करते। तो क्या हम इन आधार पर इन्हें निर्जीव कह सकते हैं? नहीं, अर्थात प्रजनन को जीवों का परिभाषित गुण नहीं कहा जा सकता। यानी यह हमें नहीं कह सकते हैं कि जो जीव जनन प्रजनन करेगा वो सजीव होगा और जो नहीं करेगा वो निर्जीव होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते। अतः यह परिभाषित गुण नहीं है। जीवों का अगला लक्षण है चेतना, अर्थात जो सजीव होते हैं उनमें चेतनाएं पाई जाती है, अर्थात क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया करने के गुण को हम चेतना कहते हैं। सभी जीवों में चेतना का गुण होता है, यानी जो भी सजीव रहेंगे, जो जीव रहेगा उनमें चेतना का गुण अवश्य होगा। जैसे अगर हम बात करें तो जंतुओं में चेतनाएँ जो है वो तंत्रिकाएँ से उत्पन्न होती है। लाजवंती का पौधा में चेतना जो है वह स्पर्श के लिए संवेदनशील है। अगर लाजवंती पौधों का आप स्पर्श करेंगे तो वो मुरझा जाएगा, उनकी पत्तियां मुड़ जाएगी, अर्थात उनमें चेतनाएं पाई जाती है। ऐसे ही सूर्यमुखी के पौधा को देखें तो वो सूर्य के प्रकाश के लिए संवेदनशील है कि जिस तरफ सूर्य का प्रकाश होता है उसी तरफ जो है सूर्यमुखी का फूल जो है वो मुड़ जाता है। तो इस तरह से
इनमें चेतनाएँ संवेदनाएँ होती है। अगर हम पादप की बात करें तो पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ये भी चेतना का ही उदाहरण है। जैसे चेतना इसमें क्या है कि CO2 का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना और सौर ऊर्जा का अवशोषण करना, यह एक चेतना का ही उदाहरण है। अगला सजीवों का लक्षण जो है वह है उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म जो है सभी प्रकार के जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का संयोग उपापचयन कहलाता है। यानी सजीवों के अंदर जो भी जैव रासायनिक अभिक्रिया होता है उन सभी को हम उपापचयन कहते हैं। उपापचयन केवल कोशिकीय संरचनाओं में ही पाया जाता है, अर्थात जो कोशिका का बना होगा सिर्फ उसमें ही उपापचय प्रक्रिया पाई जाती है। अर्थात उपापचयन प्रक्रिया को हम जीवों का महत्वपूर्ण लक्षण मान सकते हैं। जैसे यहाँ CO2 + H2O सौर ऊर्जा के एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाता है ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो ये जो क्रियाएं हैं यह जीवित संरचना के अंदर ही होता है। कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की बताया गया है तो ये सिर्फ जीवित संरचना के ही अंदर हो सकता है। अर्थात उपापचयन को जीवों का परिभाषित गुण हम कह सकते हैं। उपापचयन की जो क्रिया है वह 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। एक क्रिया उपचयन और दूसरा क्रिया अपचयन, ये 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। उपचयन क्रिया वह क्रिया जो सरल अणु से जटिल अणु में बदलता है, यानी वह क्रिया जिसमें सरल अणु जटिल अणु में बदल जाता है, ऐसे क्रिया को हम कहते हैं उपचयन क्रिया। जैसे अमीनो अम्ल से प्रोटीन का बनना, यह उपचयन अभिक्रिया है। एग्जाम्पल देखें तो प्रकाश संश्लेषण जो है यह उपचयन अभिक्रिया है। इसमें सरल अणु से जटिल अणु में बदल जाता है। अगला अपचयन अभिक्रिया देखें तो इसमें क्या होता है कि वह अभिक्रिया जो जटिल अणु से सरल अणु में बदल जाता है, यानी वैसा अभिक्रिया जिसमें जटिल अणु सरल अणु में बदल जाते हैं अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे स्टार्च से ग्लूकोज में बनना, तो ये जो अभिक्रिया है वो अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में पाचन और श्वसन, ये दोनों जो है वो अपचयन अभिक्रिया है। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एवं अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।